जी, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके बुक का चैप्टर नंबर 13 है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि एम्प्लॉई की वर्क स्टेशन पे उसकी हेल्थ और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो मैनेजमेंट को ऑब्जर्व करना होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद इट्स इंट्रोडक्शन। The management has both legal and moral responsibilities to provide a safe and healthy workplace. Work-related accidents, injuries, and illness are costly. Cost of lost productivity to US companies surpasses 100 billion annually. देखें अब ये हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लीगल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सेफ़ और हेल्दी वर्क प्लेस की जो है वो अरेंजमेंट करे। जो वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स हैं, इंजरीज़ हैं, जो परेशानियाँ, कोताहियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं और उस कॉस्ट को सम टाइम्स कवर करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले से जो है वो इस चीज़ की जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो पहले से ही लिए जाते हैं ताकि लोग जो हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में सेफली और फ्रीली जो है वो परफॉर्म कर सकें। अभी ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको OSHA बेसिकली द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट है। ये बेसिकली यूएस एक्ट है। 1970 में फेडरल लेजिस्लेशन हुई थी इसकी। इस्टेब्लिश्ड हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, authorized inspections and fines for violations, empowered OSH administration to ensure standards are met, requires employers to keep records of illness and injuries and calculate accident ratios, applies to almost every US business engaged in interstate commerce। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि क्योंकि हम लोग जो हैं वो अमेरिकन बुक फॉलो कर रहे हैं तो दैट्स वाई हमें अमेरिकन लॉज ही देखने को मिलते हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी इस चीज़ की जो है वो बहुत ज़्यादा लेजिस्लेशन हो गई हुई है और इसका अल्टीमेटली पर्पज़ यही है कि आपकी हेल्थ को और आपकी सेफ्टी को जो है वो इंश्योर किया जाए। और लॉ में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप वो रिकॉर्डिंग्स भी रखते हैं जो भी इंसिडेंट्स जो हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पेश आते हैं, तो उसका क्या नुकसान था, किस तरह से हुआ था, तो उसकी एक कंप्लीट रिपोर्ट जो है वो मेंटेन करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब इस लॉ की जो 5 इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ हैं: इमिनेंट डेंजर वेयर एन एक्सीडेंट इज़ अबाउट टू अकर, accidents that have led to serious injuries or death, employer must report within 8 hours, employee complaints, employees have right to call to OSHA। बेसिकली अब ये 5 इनकी प्रायोरिटीज़ हैं वो बेसिकली क्या हैं कि सबसे पहला तो ये है कि आपको उस चीज़ की इंडेंजरमेंट ख़त्म करनी है जहाँ पे आपको ये लगता है कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो पहले तो आपको सबसे पहले उस चीज़ को जो है वो कवर करना है। और फिर इसी में आपने सुना होगा PPEs का आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो चर्चा आपने देखा है, सुना है। वो बेसिकली क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसको कहते हैं। अब मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोरोना के पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए डॉक्टर्स को अगर आप बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं करते तो दैट मीन्स कि फिर आप उनकी हेल्थ के साथ जो है वो प्ले कर रहे हैं। और पाकिस्तान में इसको HSE का नाम भी दिया जाता है, जिसको हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट का नाम देते हैं। कुछ कंपनीज इसको शी भी पढ़ती हैं, जिसको वो सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट पढ़ती हैं। तो बेसिकली ये उन 3 लेटर्स की ही बेसिकली आगे पीछे उसको करके उन लेटर्स को एक डिपार्टमेंट जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में बनाया हुआ होता है। और उनका बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि उन्होंने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्थ का, सेफ्टी का जो इंश्योर करना है उसको इंश्योर करना होता है। तो बेसिकली जैसे भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बात की मैंने, तो इसी को अगर हम एक स्टेप आगे लेके चलें तो अगर आप देखेंगे वो लोग जो ग्राइंडिंग मशीन्स पे काम कर रहे होते हैं, तो उन ग्राइंडिंग मशीन्स पे काम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट उनको ग्लव्स दिए जाते हैं और उनको प्रोटेक्टिव आई शेड्स दिए जाते हैं। वो बेसिकली क्यों दिए जाते हैं, ताकि अगर कोई ग्राइंड को ग्रैनुअल उड़ के उसकी आँख में ना लग जाए और आँख ज़ाया हो सकती है। और आँख का ज़ाया होना जो है वो सीरियस इंजरीज़ में काउंट किया जाता है और उसकी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस इन लॉ में। तो उनकी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो है वो उनको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से जैसे वापडा के एम्प्लॉयज़ हैं,
उनके लिए ऐसे ग्लव्स और ऐसी बेल्ट्स और ऐसे शूज़ उनको देना है जिनसे उनको जो है वो उनकी लाइफ सेव हो सके, उनको करंट जो है वो ना लग सके। तो ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं। इंस्पेक्शन ऑफ इंडस्ट्री विद हाईएस्ट इंडस्ट्री और इलनेस रेट्स, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स आते हैं, इंजरीज़ होती हैं, वो कौन सी हैं? मीट प्रोसेसिंग, रूफिंग एंड शीट मेटल, ट्रांसपोर्टेशन, लंबर एंड वुड प्रोडक्ट्स, केमिकल प्रोसेसिंग एंड वेयर हाउसिंग। अब ये देखें, वो लोग जो आप लोगों में से ऑर्गेनाइजेशन में कहीं काम कर रहे हैं, तो हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो भी आपके हेल्थ एंड सेफ्टी में आते हैं। अब उसमें आगे डिफरेंट कैटेगरीज हैं। वो फायर एक्सटिंग्विशर जो केमिकल्स के लिए, लिक्विड्स के लिए है, उनको आप हार्ड प्रोडक्ट्स पे यूज़ नहीं कर सकते। मतलब वो एक एक चीज़ है, एक आग है जो पानी को लगी हुई है, लिक्विड को लगी हुई है, और एक वो है जो लकड़ी को लगी हुई है या दीवार को लगी हुई है। तो उन दोनों के लिए डिफरेंट एक्सटिंग्विशर्स जो है वो यूज़ होंगे। तो ये भी बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ होगा क्या कि आपने किसी ऐसी जगह पे जो है वो उसको फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ किया है और जहाँ पे अगर वो केमिकल है नीचे, तो वहाँ पे फिर वो काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए हर एक इंसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी अपनी स्पेसिफिक जो है वो रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। फिर रैंडम इंस्पेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड है, तो ये केस उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। और अगर आप देखें कि फायर एक्सटिंग्विशर पे डेट लिखी हुई होती है कि ये कब रीफ़िल हुआ था और नेक्स्ट इसकी ड्यू रीफ़िल कब है, तो वो बेसिकली पीरियोडिक इंस्पेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन आलात की। और फिर रिकॉर्ड कीपिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका डाटा जो है वो रिकॉर्ड होना चाहिए। इंडस्ट्री विद हाई इंसिडेंस ऑफ इंजरी मस्ट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ OSHA। बेसिस फॉर रिकॉर्ड कीपिंग इस फॉर्म 300 ही उसका स्पेसिफिक फॉर्म है। मस्ट रिपोर्ट एनी वर्कर रिलेटेड इलनेस, रिपोर्ट इंजरीज दैट रिक्वायर मेडिकल ट्रीटमेंट बिसाइड्स फर्स्ट एड, इन्वॉल्व लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, रिस्ट्रिक्शन ऑफ वर्क और मोशन ट्रांसफ़र टू अनदर जॉब। और फिर इंसिडेंस रेट क्या है? द नंबर ऑफ इलनेस, इंजरीज और लॉस्ट वर्क डेज पर 100 टाइम फुल टाइम वर्कर्स। तो आपका इंसिडेंस रेट भी जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें आपको रिपोर्ट करनी है, सेव करना है अपने पास, ताकि आप इसको फर्दर ज़्यादा नुकसान होने से बचा सकें। इसके पनिटिव एक्शंस भी हैं, अगर आप इन पे काम नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। वो पनिशमेंट क्या है कि 1990 के एक्ट के मुताबिक आपको $70,000 तक फ़ाइन हो सकता है। ये क्योंकि फिर वही उसी तरह से कि US लॉ है, इसलिए वो डॉलर्स में है। अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो डेफिनेटली वो रुपीज़ में होगा। फ़ाइन कैन बी फॉर सेफ्टी वायलेशंस और फेलियर टू कीप एडुकेट रिकॉर्ड्स। डेफिनेटली courts have backed criminal charges against executives when they have willfully violated health and safety law। और ये आपको पता चल ही गया होगा आजकल आपका जो करंट मीडिया है उसमें भी जो है वो शोर मचा हुआ है कि जी वो बल्दिया फैक्ट्री वाला जो केस था, उसमें बेसिकली क्या था कि विलफुली वायलेशन की गई हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज की, उनके एग्ज़िट्स को बंद किया गया ताकि लोग बाहर ना निकल सकें। तो वो भी जो है वो एक क्रिमिनल चार्ज कंसीडर होता है। OSH also helps small businesses and entrepreneurs by fostering management and employee involvement, offering work site analysis, teaching hazards, prevention and control, training employees, supervisors and managers। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को एमरजेंसी की ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो आप सिंपल 1122 वालों से रब्ता करें और वो आपको एक अपॉइंटमेंट दे देते हैं और वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आके फ्री ड्रिल्स करवाते हैं लोगों को, ताकि वो लोगों को ट्रेन कर सकें कि अगर खुदा न खास्ता कभी कोई एमरजेंसी बन जाती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में आपने किस तरह से चीज़ों को टैकल करना है। तो गवर्नमेंट इस हद तक जो है वो बिजनेसेस को जो है वो हेल्प कर रही है। फिर कंटेम्प्रेरी हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज़ हैं, उसमें सबसे पहले आपका वर्क प्लेस वायलेंस है, वायलेंस नहीं होना चाहिए। इंडोर एयर क्वालिटी है, स्मोक फ्री इन्वायरमेंट है, रेपिटेटिव स्ट्रेस इंजरीज़ हैं, और सबसे बड़ी बात जो है वो स्ट्रेस है। तो ये चंद एक ऐसे एसोसिएटेड इश्यूज़ हैं जो आपकी जॉब के साथ रिलेट कर रहे होते हैं और इनको जो है वो आपने कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिसमें सबसे पहले आपके पास है वर्क प्लेस वायलेंस। एट रिस्क वर्कर्स are those who exchange money or interact primarily with the public, make deliveries, work alone or in small groups, and work late nights or early morning hours।
तो ये वो लोग हैं, ये वो वायलेंस है जो बेसिकली उन लोगों के साथ डील करते हैं, उन लोगों को ज़्यादा फील होता है जो पब्लिक के साथ डील करते हैं, जहाँ या जिनके एबनॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं, लेट नाइट काम करते हैं, तो वो वर्क प्लेस वायलेंस में जो है वो फॉल करते हैं। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए एचआरएम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कर सकते हैं कि डेवलप अ प्लान इंक्लूडिंग रिव्यू ऑफ पॉलिसीज एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रीटमेंट रिस्पेक्ट टू वर्कर्स इज़ पैरामाउंट। आपने जो अपनी वर्किंग है उसको दोबारा से देखना है, अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करना है, ताकि जो है वो आपका ये इमेज ना जाए कि एक बंदा परमानेंटली उसी जगह पे काम कर रहा है और आपने उसको जो है वो स्ट्रेस की तरफ धकेल रहे हैं और वो वर्क प्लेस वायलेंस का शिकार हो जाएगा। ट्रेन सुपरवाइजर टू आइडेंटिफाई एंड डील विद ट्रबल एम्प्लॉइज, इम्प्लेंट स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी मैकेनिज्म, प्रिपेयर एम्प्लॉयज़ टू डील विद वायलेंट सिचुएशंस। तो ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सुपरवाइज़र्स की भी, एज एन इंडिविजुअल हमारे एम्प्लॉयज़ की भी, कि उनको पता हो कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम को हमने कैसे हैंडल करना है। लेकिन पाकिस्तान में इन सारी चीज़ों का कोई हल नहीं है। अगर खुदा न खास्ता आपका कोई मसला हो भी जाता है तो हमारे यहाँ पे तो माइट इज़ राइट वाला सिलसिला है कि जो माइट है वो राइट है, और कंपनीज दोबारा पूछती भी नहीं है कि अगर आपका ऐसा कोई प्रॉब्लम हो भी जाए तो। फिर इंडोर एयर क्वालिटी सबसे इम्पॉर्टेंट, अ बिल्डिंग इज़ सिक इफ़ इट कंटेन्स हार्मफुल एयरबोर्न केमिकल्स, एस्बेस्टोस और इंडोर पोल्यूशन। तो इस चीज़ को कैटर करना है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपकी जो बिल्डिंग है या जो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है वो उसमें इतनी वेंटिलेशन उसकी होनी चाहिए कि लोगों को फ्रेश एयर मिले। अवॉइड सस्पेक्ट बिल्डिंग मटेरियल्स एंड फर्निशिंग, ऐसा कोई मटेरियल यूज़ ना करें जो सस्पेक्ट है, जिससे एयर क्वालिटी पुअर हो सकती है। टेस्ट न्यू बिल्डिंग्स फॉर टॉक्सिन्स बिफोर ऑक्यूपेंसी, और आपने अगर कोई नई बिल्डिंग बनाई है तो उस नई बिल्डिंग को पहले आपने टॉक्सिन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से असेस करना है, ताकि आपको पता चले कि अगर खुदा न खासा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर उसको कैसे कवर करना है। प्रोवाइड अ स्मोक फ्री एनवायरनमेंट, कीप एयर डक्ट्स क्लीन एंड ड्राई, पे अटेंशन टू वर्कर्स कंप्लेंट्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके पास कोई कंप्लेन आई है हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको यू आर सपोज टू हैंडल दैट पर्टिकुलर कंप्लेन एट द अर्लीस्ट। क्योंकि अगर किसी ने कंप्लेन की है तो दैट मीन्स कि उसको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आया है, तो बजाय ये कि वो प्रॉब्लम बाद में सीवियर हो, तो यू शुड हैंडल दैट पर्टिकुलर कंप्लेन एट फर्स्ट। स्मोक फ्री इन्वायरमेंट, इंक्रीज हेल्थ प्रीमियम्स है, एब्सेंटिज्म है, लॉस प्रोडक्टिविटी ड्यू टू स्मोक ब्रेक्स हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट है, हार्म टू कोवर्कर्स बाय सेकंड हैंड स्मोक। और अगर आपका स्मोक आपके कंट्रोल में नहीं है तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके आपके जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसको इफ़ेक्ट कर सकती है। और स्मोक का जो प्राइमरी सोर्स है वो आपके सिगरेट्स हैं, तो इसीलिए अक्सर लिखा जाता है जगह जगह पे ऑर्गेनाइजेशंस में कि नो स्मोकिंग एरिया। वो इसलिए क्योंकि आपके वर्किंग एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट कर सकता है, और ये वो सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हो सकते हैं कि लोग छुट्टियां करना शुरू कर देंगे, लोगों का सांस का मसला शुरू हो जाएगा, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात स्मोकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम करें तो उसकी जो बाकियात हैं वो उसको जो है वो बड़ी बदतमीज़ी से जो है वो फेंका जाता है, तो दैट कैन आल्सो क्रिएट अ स्टॉपेज इन ड्रेन्स। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारी चीज़ें, स्मोक फ्री इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्मोक फ्री पॉलिसीज एट वर्क इंक्लूड्स बैनिंग स्मोकिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग इट टू प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड डेजिग्नेटेड एरियाज। जैसे अक्सर एयरपोर्ट्स में भी होता है कि आपको स्मोकिंग एरियाज जो है वो डिफाइन कर दिए जाते हैं, यूर ओनली सपोज टू स्मोक ओवर देयर। उससे बाहर 1 इंच बाहर भी जो है वो आप सिगरेट नहीं पी सकते। तो एम्प्लॉयर शुड बी इन्वॉल्व इन फेज इन ऑफ प्रोग्राम्स, सम एम्प्लॉयर्स ऑफर इंसेंटिव्स एंड हेल्प फॉर एम्प्लॉयर्स टू स्टॉप स्मोकिंग। और ये तो पाकिस्तान में तो मैंने कभी सुना भी नहीं है कि अगर आपने किसी को स्मोकिंग से हटाना है तो कंपनी उसको ये कहते हैं कि हम आपको जो है वो ये बोनसेस दे देंगे अगर आप स्मोकिंग छोड़ देंगे। तो वो एज ए पाकिस्तानी हमें पता है कि हम उनके सामने छोड़ देंगे लेकिन फिर भी पीते ही रहेंगे। और फिर आपके पास है रेपिटेटिव स्ट्रेस इंजरीज, किसी किस्म की कोई ऐसी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ नहीं देनी जिससे जो है वो उसको स्ट्रेस इंजरी का ख़तरा हो। लाइक कैसे हो सकता है कि इंजरीज रिजल्टिंग फ्रॉम कंटिन्यूस रेपिटेटिव मूवमेंट्स सच एज टाइपिंग, वो स्ट्रेस कर सकते हैं आपके जो आपका सिटिंग पोस्चर है, आपके हाथ जो है वो शल हो सकते हैं। ऑल्सो रेफर टू एज
मस्कुलोस्केटल डिसऑर्डर्स, जिसको अभी मैंने बात की कि जो आपकी जो पट्टे खींचे जाते हैं, द मोस्ट फ्रीक्वेंट इंजरीज कार्पल टनल सिंड्रोम विच अकर्स इन द रिस्ट। आपकी जो हाथ हैं वो स्टफ हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं और मूवमेंट रुक जाती है। और फिर इसी तरह से एर्गोनोमिक्स है, और ये बेसिकली क्या है कि ये एक ऐसा एक कंप्लीट साइंस है जो बेसिकली आपके वर्किंग को रिलेट करती है विद योर नेचर, जिसमें आपका सिटिंग पोस्चर, आपका राइटिंग स्टाइल, आपका हेड, बैक, लेग्स, एवरीथिंग, आपका जेस्चर जो है वो उसमें सॉरी जो आपका पोस्चर है वो उसमें जो है वो डिस्कस किया जाता है। जिसको वो आगे एक्सप्लेन भी कर रहा है कि फिटिंग द वर्किंग एनवायरनमेंट टू द इंडिविजुअल कैन प्रिवेंट रेपिटेटिव मोशन इंजरीज। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको चीज़ें जो है वो कंट्रोल करनी चाहिए। फिर आपके पास है स्ट्रेस। वी कैन फील नेगेटिव स्ट्रेस इन द फेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, डिमांड्स एंड प्रेशर। स्ट्रेस कॉस्ट यूएस कॉर्पोरेशन ऑलमोस्ट 300 बिलियन एनुअली। तो इस पे हमें एक्सप्लेन करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे तो हर दूसरा बंदा स्ट्रेस में फिर रहा है। कॉमन कॉजेज़ ऑफ स्ट्रेस, दो तरह से आपको स्ट्रेस मिल सकते हैं, या तो आपका पर्सनल इश्यूज़ हैं या आपके ऑर्गेनाइजेशन के इश्यूज़ हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के इश्यूज़ की बात करें तो सबसे पहला जो जॉब आपको मिली है वो वो स्ट्रेस क्रिएट कर रही है। आपका जॉब डिज़ाइन आपको पसंद नहीं है, आपकी वर्किंग कंडीशंस आपके लिए सपोर्टिव नहीं है, आपका फिजिकल लेआउट या वर्क कोटाज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं, या आपसे जो डिमांड की जा रही है वो बहुत ज़्यादा ओवर डिमांडेड है, ओवरलोडेड है, एम्बिगुअस काम है। इंटरपर्सनल डिमांड्स में आपके सोशल सपोर्ट है, पूरे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप है। तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी प्रॉब्लम्स आपको होंगे तो एक्चुअली वो आपकी स्ट्रेस के साथ रिलेट करते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करते हैं। और वो चीज़ें जो आपकी ज़ात के साथ रिलेटेड हैं वो आपके पर्सनल इश्यूज़ हैं, जिसमें सबसे टॉप पे आपका फैमिली इश्यूज़ हैं। हर घर की एक अपनी कहानी है। पर्सनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, हर किसी का जो है वो इकोनॉमिक इशू है। 6 लाख वाले से पूछें तो उसके भी प्रॉब्लम है, 6,000 वाले से पूछें तो उसके भी प्रॉब्लम है, 60,000 वाले से तो पूछें उसके भी प्रॉब्लम ही हैं। तो इनहेरेंट पर्सनालिटी करैक्टरिस्टिक्स टाइप ए और टाइप ई डायकोटमी। अब ये वो पर्सनालिटी के फीचर्स हैं कि टाइप ए पर्सनालिटी हैं या टाइप बी पर्सनालिटी हैं। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट वाली बात कर रहा है। और फिर कुछ आपके इनहेरेंट पर्सनालिटी करैक्टरिस्टिक्स हैं कि ये वो हैं जो आप अपने पेरेंट्स से लेते हैं, कि आप आपकी जो मिरास है, आप की जो इनहेरिटेड इश्यूज़ हैं वो आप कैरी कर रहे हैं, तो वो भी आपके पर्सनल इश्यूज़ में ही आते हैं। और ये दोनों चीज़ें मिल के जो है वो आपको स्ट्रेस दे सकती हैं। सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस क्या हैं? फिजियोलॉजिकल है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, हेडेक्स, इंक्रीज पल्स रेट आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व। ये फिर वही बात है, आजकल तो हर दूसरा बंदा ही जो है वो फिजियोलॉजिकल इश्यूज़ में घिरा हुआ है। और इससे बढ़ के आगे साइकोलॉजिकल है, इंक्रीज टेंशन एंड एंजाइटी, बॉर्डम एंड प्रोक्रास्टिनेशन कैन लीड टू प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेज। और अगर आपको टेंशन, एंजाइटी और बॉर्डम है तो इसका मतलब ये है कि फिर आपकी आपकी वर्क जो एफिशिएंसी है वो इफ़ेक्ट हो रही होगी। और नंबर थर्ड आपका बिहेवियरल है। दैट मीन्स कि आपने कुछ ऐसे काम करने शुरू कर दिए हैं जो आपके बिहेवियर के साथ रिलेटेड हैं। जैसे सबसे पहला स्मोकिंग है। अक्सर किसी से पूछे तो वो ये कहता है जी कि बस शुरू हो गई स्मोकिंग, में परेशान था, ये था, वो था। और बिहेवियरल से एसोसिएटेड चीज़ें जो हैं वो आपकी स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, नींद की गोलियां खाना शुरू करते हैं। आपके सब्सटेंस कंजम्पशन है, जिसमें मतलब आप ऐसी चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं जो इलीगल हैं या अनरिकमेंडेड हैं। तो ये भी जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। और इन सारी चीज़ों में एचआर को क्या करना है कि मैच इंडिविजुअल्स टू देयर जॉब, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, रीडिज़ाइन जॉब्स होनी चाहिए, ऑफर इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। और पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो हम HR व्हाट कैन डू, सो दे कैन ईजीली फायर, वो बंदा ही निकाल देते हैं कि जी कोई और ही रख लें, ये हमें चाहिए ही नहीं है। तो ये अच्छे मुल्कों में, अच्छे HR ऑर्गेनाइजेशंस में ये चीज़ें फिर भी देखी जाती हैं। लेकिन अगर हम लो लेवल की बात करें तो वो उनकी जो सेठ अप्रोच है वो यही है कि हमने बंदा हायर किया हुआ है, हमने मरीज़ नहीं हायर किया हुआ। फिर रिड्यूसिंग स्ट्रेस, उसमें HR किस तरह से स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकता है कि बैलेंसिंग द नीड टू एनर्जाइज पीपल विद द नीड ऑफ मिनिमाइज डिसफंक्शन स्ट्रेस, डिसाइडिंग हाउ मच एन एम्प्लॉयर कैन इंट्रूड ऑन एम्प्लॉयर्स पर्सनल लाइफ्स। तो ये भी आपके जो फ्रंट लाइन मैनेजर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
बर्नआउट इज़ अ फंक्शन ऑफ 3 कंसर्न्स। बर्नआउट बेसिकली क्या है कि क्रॉनिक इमोशनल स्ट्रेस विद इमोशनल एंड फिजिकल एग्जॉशन, लोड जॉब प्रोडक्टिविटी एंड डीह्यूमनाइजिंग ऑफ जॉब। अब HR टेक्निक्स किस तरह से जो है वो इस बर्नआउट को रोक सकती हैं? थ्रू आइडेंटिफिकेशन, प्रिवेंशन, मीडिएशन एंड रेमिडिएशन। ये बर्नआउट बेसिकली क्या है कि एकदम से आप फट जाते हैं और चीज़ों को जो है वो मैस क्रिएट कर देते हैं। तो उस चीज़ के लिए, उसको बचाने के लिए जो है वो आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन की तरफ लेके जा सकते हैं, प्रिवेंशन, मीडिएशन और रेमिडिएशन की तरफ जा सकते हैं कि लोग जो है वो कम से कम जो है वो बर्नआउट का शिकार हों। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ EAPs, ये एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम है, वो 1940 में आया था और इसका बेसिकली मकसद क्या था? कॉस्ट इफेक्टिव काउंसलिंग फॉर हेल्प एम्प्लॉयज़ ओवरकम प्रॉब्लम्स सच एज सब्सटेंस अब्यूज़, ब्रेवमेंट, चाइल्ड पेरेंट प्रॉब्लम्स एंड मैरिज प्रॉब्लम्स। तो इन चीज़ों को कवर करने के लिए एक लॉ जो है वो बना था। और आज की अगर हम बात करें तो ये किस तरह से काम कर रहा है कि प्रोवाइड्स एम्प्लॉयज़ विजिट्स विद द काउंसलर एट कंपनी एक्सपेंस, यूजुअली विजिट्स are off-site. Help control rising health insurance costs. Employees and supervisors must be familiar with and trust the program and perceive EAPs are worthwhile. Confidentiality is guaranteed. For every dollar spent on EAP program, services estimate a return of $5 to $116 इन सेविंग्स। तो अगर आप लोगों की एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम पे काम करते हैं तो देखने को तो वो आपको कॉस्ट लगती है, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको पे बैक करती है। और पे बैक वो कैसे करती है कि जितना आप राज़ी रहेंगे, जितना आप पे स्ट्रेस कम होगा, उतना आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। जितना आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। तो अल्टीमेटली ये जो प्लस हैं, ये प्लस होते होते जो है वो आपके डिपार्टमेंटल गोल्स की अचीवमेंट के तक पहुंचते हैं। और जब आपका डिपार्टमेंट गोल्स अचीव कर रहा हो तो डेफिनेटली फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी गोल्स अचीव कर रही होती है। इसीलिए हम शुरू में भी ये बात की थी कि आपके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का ब्रेकअप होना चाहिए। तब जो है वो आपके जो इफ़ेक्टिव जॉब एनालिसिस है उसकी बेस पे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर वेलनेस प्रोग्राम है। वेलनेस में क्या है? प्रोग्राम्स टू कीप एम्प्लॉयज़ हेल्दी इंक्लूडिंग स्मोकिंग सेसेशन एंड फिज़िकल फिटनेस, वेट कंट्रोल एक्सेट्रा। ये आप उनको वेलनेस प्रोग्राम्स भी ऑफ़र कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कंपनीज़ में कि उन्होंने जिम्स वगैरह रखे हुए हैं फ़िज़िकल फिटनेस के लिए, वेट कंट्रोल के लिए, मेडिकल डॉक्टर्स रखे हुए हैं जो आपको बेसिकली उन प्रॉब्लम्स को कैटर कर सकते हैं जिनसे आपको स्ट्रेस हो सकती है। तो आजकल तो वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हर दूसरा बंदा ही परेशान है। डिज़ाइन टू कट एम्प्लॉयर हेल्थ कॉस्ट एंड लोअर एब्सेंटिज्म, एम्प्लॉयज़ मस्ट व्यू प्रोग्राम्स एज हैविंग वैल्यू, मस्ट हैव टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, should also provide services for employees families, need opportunities to employee input। तो ये वो प्रोग्राम्स हैं, अगर आप ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो दे फील बेटर और वो अपना इनपुट ऑर्गेनाइजेशन में देना चाहेंगे। और फिर ये आपके पास यहाँ पे इंटरनेशनल हेल्थ इश्यूज एंड नीड्स हैं एंड अप टू डेट हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एम्प्लॉय वैक्सीनेशंस, अ जर्नल फर्स्ट एड किट शुड इंक्लूड ओवर द काउंटर एंड prescription medications and other drugs that might not be available to US workers abroad. Emergency plans help expatriates anticipate medical needs and locate resources. US Department of State hotline provides travel alerts about such issues as terrorist activity or disease outbreaks. Security concerns prompt recommendations regarding travel modes, attire and blending in। तो ये आपके इंटरनेशनल हेल्थ इश्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। मैं कोशिश करूँगा जो लोग आप में से HR स्पेशलाइजेशन में जाएंगे तो वहाँ पे HR स्पेशलाइजेशन में जाके हम लोग को एर्गोनॉमिक्स और हेल्थ एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास चंद एक फर्दर डाटा भी है जो HR स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट्स के साथ ऐसा शेयर करने की ज़रूरत है। तो इन दैट केस ऑफ स्पेशलाइजेशन तो आई विल डेफिनेटली शेयर दैट डाटा विद दैम। तो अभी तक के लिए आपके इस चैप्टर में यही है। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हुए तो फिर हम क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच।